BGGCT 131 यूनिट नंबर 4 समस्थितिकी आइसोस्टेसी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हम जो समस्थितिकी वर्ड है, शब्द है, इसी शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सम और दूसरा स्थिति, यानी कि समान स्थिति। जब हम पृथ्वी के संदर्भ में इसकी बात करेंगे कि समान स्थिति क्या है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है इसका नाम भूपर्पटी है। जो उसके बाद की परत होती है उसको मेंटल कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो पिरावार कहते हैं। और जो सबसे लास्ट की परत होती है उसको हम कहते हैं क्रोड। अब जो हमारी भूपर्पटी है वो भूपर्पटी इस मेंटल के ऊपर तैर रही है और इस प्रकार तैर रही है जिस प्रकार किसी जल में हम बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दें और वो जल के अंदर तैरते हैं। इसी प्रकार जो हमारी भूपर्पटी है वो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं हम दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। तो भूपर्पटी इस दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है और हम एक सिद्धांत जानते हैं, उत्प्लावकता का सिद्धांत। माना ये हमारा कोई जल है, ठीक, और इसमें हम कोई वस्तु डालते हैं। इसमें हमने कोई वस्तु डाली तो उस वस्तु को इसमें डालने पर 3 कंडीशन प्राप्त होंगे। या तो वस्तु इसमें डूब जाएगी, या फिर वस्तु इसमें तैरेगी, या फिर वस्तु ना तो डूबेगी और ना ही तैरेगी। तो जब वस्तु इसमें तैरेगी तो हम कहेंगे कि वस्तु का घनत्व इस जल के घनत्व से कम है, और अगर वस्तु डूब जाती है तो वस्तु का जो घनत्व होगा वो जल के घनत्व से अधिक होगा। और हम जानते हैं कि जो भूपर्पटी होती है उसका घनत्व मेंटल से कम होता है। इसी कारण जो भूपर्पटी होती है वो मेंटल के ऊपर तैर रही है, जिस प्रकार हमारा कोई बर्फ़ का टुकड़ा किसी पानी में तैरता है। और अगर हम इसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें तो ये छोटा टुकड़ा, और एक बड़ा टुकड़ा डाल दें तो ये बड़ा टुकड़ा। अब जो बड़ा टुकड़ा होगा वो इसके मुकाबले में जल में अधिक डूबा हुआ होगा, यानी कि इसकी जड़ें जो होंगी वो अधिक होंगी। इसी प्रकार जो हमारी भूपर्पटी है, हम जानते हैं कि भूपर्पटी पर कहीं तो ऊंचे भाग हैं और कहीं बिल्कुल नीचे भाग हैं। जो ऊंचे भाग हैं ये भूपर्पटी पर भार डालते हैं, और जब ये भूपर्पटी पर भार डालते हैं तो भूपर्पटी भार बढ़ने के कारण एस्थेनोस्फेयर जो दुर्बलता मंडल है इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ धंस जाती है या नीचे की तरफ गति करने लगती है। और जब कभी किसी कारणों के कारण ये भार कम हो जाता है तो जो भूपर्पटी होती है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। तो भार बढ़ने पर भूपर्पटी नीचे की तरफ गति करेगी और भार के हट जाने पर भूपर्पटी ऊपर की तरफ गति करती है। यानी कि जिस स्थिति में वो होती है भार हटने पर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, जिस कारण भूपर्पटी और मेंटल यानी कि दुर्बलता मंडल, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बन जाता है और उसी संतुलन को हम समस्थिति का नाम दे देते हैं। अगर हम समस्थितिकी के प्रभाव की बात करें कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो समस्थितिकी के मुख्य रूप से 4 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है निक्षेपण और अपरदन। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि निक्षेपण क्या होता है और अपरदन क्या होता है। तो जो हमारी भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी को हम स्थलमंडल भी कहते हैं, और जब स्थलमंडल पर तलछट
अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, नदियों के द्वारा बहाया गया या किसी भी कारणों से जो तलछट होता है, तलछट का जमा होना। और जब तलछट भूपर्पटी पर अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो भूपर्पटी पर जमा होने से क्या होता है, भार बढ़ता है। और जब भार बढ़ेगा तो जो हमने सीखा था कि भार बढ़ने पर भूपर्पटी एस्थोनीस्फीयर में नीचे की तरफ गति करेगी, अर्थात नीचे की ओर धंस जाएगी। तो जब भूपर्पटी पर अधिक मात्रा में, भूपर्पटी के किसी भी भाग में अधिक मात्रा में तलछट जमा हो जाता है तो तलछट जमा होने के कारण भार बढ़ेगा, और जब भार बढ़ेगा तो भूपर्पटी एस्थोनीस्फीयर में नीचे की तरफ गति करने लगेगी। और जब अपर्दन की प्रक्रिया के कारण भार कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, तो पृथ्वी पुनः, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है भूपर्पटी, वो पुनः जहाँ से नीचे की तरफ धसी थी वो पुनः अपनी ऊपरी दिशा में चली जाएगी। तो ये प्रभाव होता है कि अगर तलछट जमा होता है तो पृथ्वी धसेगी, और अगर अपर्दन की क्रिया होती है और अधिक मात्रा में हो जाती है तो पृथ्वी ऊपर की तरफ उठेगी। अब अगला जो प्रभाव होता है इसका प्लेट विवर्तनिकी। अब हम जानते हैं जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं, महाद्वीप होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है, माना ये एक प्लेट इधर से गति कर रही है और दूसरी प्लेट इधर से गति कर रही है, और जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद जो इनके पार्श्व होते हैं, जो इनके किनारे होते हैं, वो इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम वलन कहते हैं। यानी कि जो ये यहाँ की भूमि होती है, यहाँ की जो भूपर्पटी होती है वो स्थूलित हो जाती है, यानी कि एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और जब भूपर्पटी एक जगह इकट्ठी होगी तो भार बढ़ेगा। जब भार बढ़ेगा तो भार बढ़ने के कारण क्या होता है, जो यहाँ की नीचे की भूपर्पटी होती है वो एस्थोनीस्फीयर में नीचे की तरफ चली जाती है। और अगर कभी ये भार कम हो जाता है तो जो भूपर्पटी होती है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, कोई हमारा जल है, ये हमारा जल है, ठीक, और इसमें हमने कोई लकड़ी का एक गुटका डाल दिया तो ये इसमें डूबेगा नहीं, ये इसके ऊपर तैरेगा। और जब इसके ऊपर हम कोई भार रख देंगे, माना हमने 2 किलो वजन रख दिया, तो ये इसमें थोड़ा नीचे की तरफ डूब जाएगा, और भार उठा लेंगे तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसी का नाम समस्थिति की है। और इसी प्रकार जब जो हमारी भूपर्पटी होती है इसके ऊपर किन्हीं भी कारणों से भार बढ़ता है तो ये नीचे की तरफ डूबती है, और जब भार हट जाता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाती है। तो प्लेट विवर्तनी के प्रभाव में क्या होता है, जब ये एक जगह भूपर्पटी इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के कारण भार बढ़ेगा, और जब भार बढ़ेगा तो जो हमारी भूपर्पटी होती है वो दुर्बलता मंडल में डूबना शुरू कर देगी, और भार के हटने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी। अगला हमारा प्रभाव है हिमखंडों का प्रभाव। अब हिमखंड क्या होते हैं, बर्फ के जो भूभाग होते हैं। अब अगर पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसके ऊपर कहीं बर्फ जम जाती है, अगर बर्फ जम जाती है तो बर्फ जमने के कारण क्या होगा, बर्फ अगर जमेगी तो हमारा भार बढ़ेगा पृथ्वी की सतह पर, और भार अगर बढ़ेगा तो जो पृथ्वी की सतह भूपर्पटी वो दुर्बलता मंडल में डूब जाएगी, दुर्बलता मंडल में डूबेगी, अर्थात नीचे की तरफ गति करेगी। तो इसका ये प्रभाव होता। और अगर हिमखंड पिघल जाते हैं तो भार घटेगा। हिमखंड के पिघलने पर, अगर हिमखंड पिघलते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हिमखंड पिघलेंगे तो हिमखंडों का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र तल में जाएगा,
और जब ये पानी समुद्र तल में जाएगा तो भार क्या होगा, सतह का भार कम होगा। जब सतह का भार कम हो जाएगा तो जो भूपर्पटी है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी। माना यहाँ पर हमारी भूपर्पटी थी, इसके ऊपर ये एस्थनीस पर, और भार बढ़ने पर वो थोड़ी यहाँ पर नीचे की तरफ डूब गई, तो जब भार घटेगा तो वो पुनः अपनी स्थिति में चली जाएगी। जो हमारा अगला प्रभाव है वो सागर तल परिवर्तन। जो हमारे समुद्र होते हैं, जो हमारे सागर होते हैं, जो उनका तल होता है उसमें परिवर्तन कितने तरीके से होता है। तो सागर तल परिवर्तन जो होता है इसमें दो तरीके से होता है। एक तो सुस्थितिक और एक समस्थितिक। जो सुस्थितिक होता है ये पूरे विश्व में होता है, पूरे विश्व में, और जो ये वाला प्रभाव होता है ये किसी एक विशेष स्थान पर होता है। तो इसको तो हम बोलते हैं वैश्विक और इसको बोलते हैं स्थानिक। अब ये जो दोनों घटनाएं हैं ये बिल्कुल सेम तरीके से होती हैं। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि जो ये है वो तो किसी एक विशेष स्थान पर होगा, और जो सुस्थितिक है ये पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये होते कैसे हैं? जब बहुत सारी बर्फ पृथ्वी की सतह पर हिमखंड के रूप में जम जाती है, तो जब बर्फ हिमखंड के रूप में जमेगी होगा क्या, जो हमारे सागर होते हैं उनसे पानी जल चक्र के जरिए वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल से वो पृथ्वी की सतह पर हिमखंड के रूप में जम जाएगा। यानी सागरों से पानी जल चक्र के जरिए वायुमंडल में तो गया, लेकिन सागरों में फिर वापस नहीं आया, वह हिमखंड के रूप में पृथ्वी की सतह पर जम गया। जब पृथ्वी की सतह पर वह हिमखंड के रूप में जम जाएगा तो पृथ्वी की सतह का भार बढ़ेगा, और जो सागर होंगे इनका भार घटेगा, क्योंकि इन्हीं का पानी पृथ्वी की सतह पर जा करके जमा है। तो जो सागरों के तल की नीचे की भूपर्पटी होगी, भार घटने के कारण वो तो थोड़ी सी ऊपर को उठेगी, और जो सतही भूपर्पटी होगी वो नीचे की तरफ थोड़ी सी धंस जाएगी। तो क्या होगा, जो सागर का तल होगा वो क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। एक कंडीशन तो ये होगी। और अगर तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, हिमखंड पिघलेंगे, हिमखंड पिघलेंगे, और जब हिमखंड पिघलेंगे तो इनका पानी कहाँ जाएगा, वो फिर सागरों में जाएगा, और जब ये पानी सागरों में जाएगा तो सागरों का जो भार होगा, भार बढ़ेगा पानी बढ़ने के कारण, और जब सागरों का भार बढ़ेगा तो जो इनका तल होगा, जो इनकी भूपर्पटी होगी, वो एस्थेनोस्फीयर में नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि जो इनका तल होगा वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। और जो हमारी भूपर्पटी होगी जहाँ से हिमखंड पिघले हैं, तो हिमखंड पिघलेंगे तो भार कम होगा, और जब भार कम होगा तो जो हमारी पृथ्वी है, जो भूपर्पटी है, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो जब हिमखंड पिघलेंगे तो सागर का तल जो है वो नीचे की तरफ धंसेगा और भूपर्पटी ऊपर की तरफ उठेगी, और जब हिमखंड बनेंगे तो सागर का तल ऊपर की तरफ बढ़ेगा और पृथ्वी की सतह नीचे की तरफ धंसेगी। तो ये हो गया हमारा समस्थितिकी के प्रभाव। अब हम जो है इसके नोट्स देख लेते हैं कि अगर हम इसके नोट्स बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। वो मैं आपको PDF फाइल कर दूंगा। और अब जो इस किताब के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, बोध प्रश्न जो दिए हुए हैं
जो पहला है समस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने समस्थितिकी की परिभाषा देखी कि जो दुर्बलता मंडल होता है, दुर्बलता मंडल के ऊपर हमारी स्थल मंडल यानी कि भूपरपटी तैर रही है, और भूपरपटी पर जब कोई भार बढ़ता है या घटता है तो नीचे की तरफ गति करती है, और भार घटने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, जिस कारण एक यांत्रिक संतुलन बना रहता है। उसी संतुलन को, उसी स्थायित्व को समस्थितिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं। तो जब हमारा कोई द्रव होता है और उसमें कोई हम वस्तु डुबोते हैं, तो वस्तु डुबोने पर जल जो है उस पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, और ऊपर की तरफ लगाए गए इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और नोट पॉइंट में आप इसका लिख सकते हो, एक उत्प्लावकता का सिद्धांत लिख सकते हो। किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि अगर वस्तु डूब जाती है तो उसका जो घनत्व होगा वस्तु का, वो जल के घनत्व से अधिक होगा, और अगर नहीं डूबती है तो घनत्व कम होगा। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल आनमन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तो आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दी है। अगला क्वेश्चन है संक्षेप में बताएं कि उद्गामी भू आकृतियां किस प्रकार निर्मित हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और इसको समझते हैं कि जो हमारा सागर तल परिवर्तन था, इस तल परिवर्तन के कारण दो प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। एक तो होती हैं उद्गामी भू आकृतियां, और दूसरी होती हैं निमज्जित भू आकृतियां। जो उद्गामी भू आकृतियां हैं, इनका जन्म यानी कि ये ऊपर उठी हुई भू आकृतियां हैं, और इनकी उत्पत्ति जब होती है जब स्थल खंड जलीय भाग की तुलना में तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। और जो निमज्जित भू आकृतियां होती हैं, इनका निर्माण जब होता है जब जलीय भाग स्थल खंड की तुलना में तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैप्टर के PDF नोट चाहते हैं तो 9870604308 पर व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें IHS स्टडी पॉइंट आपको, और जिसके आप नोट चाहते हैं लिख दें BGGCT 131 यूनिट 4। तो आपको व्हाट्सएप इसके PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।